हेलो बच्चों, एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हमें समरूप आकृति के बारे में पढ़ना है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है। प्रश्नावली 6.1 में केवल यही एक टॉपिक हमें दिया हुआ है। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोगों का प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कक्षा 9वीं में सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है। समरूप आकृतियाँ भी सर्वांगसम आकृतियों से मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बीच अंतर को समझेंगे, जिससे हमारा समरूप आकृति का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बीच अंतर को समझते हैं। देखिए, सर्वांगसम आकृति के बारे में आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है सर्वांगसम आकृति? समान आकार और समान माप वाले आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति कहते हैं। इसका मतलब हमको दो या दो से अधिक आकृति अगर दिए हुए हैं जिनका शेप और साइज क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल में हमको 3 त्रिभुज दिए हुए हैं और ये तीनों त्रिभुजों का अगर हम लोग शेप देखिए तो क्या है? तीनों त्रिभुज एक जैसा है और इनका साइज भी क्या है? तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये त्रिभुज इसके बराबर है और ये त्रिभुज इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। इसी तरह से हमको नीचे में 3 वृत्त दिए हुए हैं। इन तीनों वृत्त का अगर हम लोग आकार देखें यानी शेप देखें तो तीनों वृत्तों का शेप क्या है? एक जैसा है, तीनों वृत्त ही हैं। और इनका अगर हम लोग साइज भी देखें यानी इसका माप भी देखें तो ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। जबकि समरूप आकृति थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समरूप आकृति क्या होता है? समान आकार यानी जो आकृति हमको दिए हुए हैं उसका शेप कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, किंतु माप यानी साइज का समान होना आवश्यक नहीं है। इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे हमको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिभुज को अगर देखें तो इनका शेप क्या है? समान है, किंतु इसका साइज देखिए, ये क्या है? छोटा है और ये बड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समरूप आकृति हमको क्या कहता है कि आकार क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, उनका शेप समान होना चाहिए, भले ही उनका साइज क्या हो? समान मत हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर हमको 2 आकृति या 2 से अधिक आकृति दिए हुए हैं जिनका आकार क्या हो? एक जैसा हो, भले ही साइज क्या हो? छोटा बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 वृत्त दिए हुए हैं। इनका अगर हम लोग शेप देखें तो दोनों का शेप एक जैसा है, आकार समान है, यानी दोनों वृत्त ही हैं। लेकिन इनका साइज देखें तो क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समरूप आकृति हो जाएगा। अगर कोई आकृति हमको दिया हुआ है जिनका शेप और साइज दोनों क्या हो? बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम आकृति। लेकिन अगर कोई आकृति हमको दिया हुआ है जिसका शेप बराबर हो लेकिन उनका क्या हो? साइज बराबर ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? समरूप आकृति। अब इसको थोड़े और अच्छे से हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमको यहाँ पे ABCD 4 यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं। अब अगर हम इन समकोण त्रिभुज में देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABCD, ये चारों समकोण त्रिभुज हैं, यानी इनका शेप क्या है? एक जैसा है, तो ये चारों क्या हो जाएंगे? ये चारों हमारे समरूप आकृति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये चारों समरूप आकृति हो जाएंगे। क्यों है ये चारों समरूप आकृति हमारे? क्योंकि इनका क्या है? इनका शेप समान है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समान आकार है, इस वजह से ये चारों क्या हो गए? समरूप आकृति हो गए। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में अगर हम लोग त्रिभुज A और त्रिभुज D को देखें, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज A और त्रिभुज D को, तो इसका यहाँ पे साइज भी क्या है? बराबर है और शेप भी बराबर है, यानी इन दोनों का आकार भी बराबर है और इनका माप भी बराबर है। इनका समान क्या है? आकार है, यानी इनका शेप भी बराबर है, प्लस इनका समान माप भी है, इनका साइज भी क्या है? इन दोनों का बराबर है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सर्वांगसम आकृति। इसी तरह से अगर हम लोग त्रिभुज B और त्रिभुज C को देखें, त्रिभुज B और त्रिभुज C को, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी इन दोनों का आकार एक जैसा है, यानी इनका शेप एक जैसा है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं और इनका माप भी क्या है? इन दोनों का माप बराबर है। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। त्रिभुज B और C के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए भी हम लोग समान आकार और समान माप लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज B और C भी सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वृत्त EFG और H। अगर हम लोग यहाँ पे इन चारों को देखें, कौन कौन सा? EFGH, इन चारों का आकार कैसा है? चारों वृत्ताकार हैं, भले ही इनका साइज क्या है? अलग अलग है।
ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उससे हमको मतलब नहीं है। चारों का जो आकार है यानी जो इनका शेप है वो कैसा है, चारों का शेप समान है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समान आकार। और हम लोग क्या जानते हैं, जब कभी भी किसी आकृति का आकार समान होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा हो जाता है समरूप आकृति हो जाता है। अब लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर वृत्त ई और वृत्त जी को देखें तो इन दोनों का आकृति के साथ साथ में यानी इनका शेप के साथ साथ में इनका माप भी क्या है, समान है। इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एफ वृत्त और एच वृत्त को देखें तो इनका भी त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी इनका माप भी क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा जो वृत्त ई और जी है इसका समान आकार है, यानी इनका शेप क्या है, समान है, दोनों वृत्त हैं। साथ ही साथ ये दोनों क्या है, इनका माप भी जो है यानी इनका जो साइज भी है वो क्या है, बराबर है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वृत्त ई और जी हैं, ये हमारे हो जाएंगे सर्वांगसम आकृति। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। इसी तरह से एफ और एच जो हमारा वृत्त है ये भी क्या हो जाएगा, एफ और एच वृत्त, इसका भी समान आकार है और समान माप है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, ये दोनों सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसके कारण में भी हम लोग लिख देंगे समान आकार और समान माप। इसी तरह से अब देखिए हमको यहाँ पे 4 वर्ग दिए हुए हैं, आई जे के और एल। अब अगर इन चारों में अगर हम लोग देखें आई जे के और एल, इन चारों वर्ग में अगर हम लोग देखें तो ये चारों वर्ग क्या हैं, इनका जो शेप है वो समान है क्योंकि ये चारों क्या है, वर्गाकार हैं। और साथ ही साथ इनका अगर माप भी देखें तो ये चारों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समान आकार। समान आकार क्यों, क्योंकि चारों क्या है, वर्गाकार है, इसलिए इनका जो शेप हो गया वो समान आकार हो गया। साथ ही साथ में क्या है, ये समान माप है, यानी इनका साइज भी क्या है, चारों का साइज बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम आकृति हो जाएगा। अब देखिए क्या ये आई जे के और एल केवल और केवल सर्वांगसम आकृति होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समान आकार और समान माप दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्वांगसम आकृति के साथ साथ में हमारा समरूप आकृति भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसके साथ ही साथ हमारा ये समरूप आकृति भी कहलाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये समरूप आकृति क्यों कहलाएगा, यहाँ पे तो आकार और माप दोनों क्या है, समान है, तो ये तो सर्वांगसम आकृति होना चाहिए। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए कि समरूप आकृति क्या होता है, जिसमें आकार क्या हो, समान हो, यानी उनका शेप क्या हो, अगर एक जैसा हो तो क्या हो जाता है हमारा समरूप आकृति। वहाँ पे तो हम लोग को माप देखना ही नहीं है, वो हो सकता है माप छोटा बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप आकृति। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे समरूप आकृति क्या है, जिसका केवल और केवल आकार समान होना चाहिए, माप से हमको कोई लेना देना नहीं है। माप या तो बराबर भी हो सकता है या फिर बराबर नहीं भी होगा, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप आकृति हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इन चारों का आकार वो क्या है, बराबर है, भले ही साइज इनका क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप आकृति हो जाएगा, क्योंकि समरूप आकृति में हमको केवल किसको देखना है, आकार को देखना है, ना कि माप को देखना है। अगर इसी तरह से हम लोग अगर ई और जी वाले वृत्त में भी देखें, इन दोनों वृत्त में, तो ये सर्वांगसम आकृति के साथ साथ क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप आकृति भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका आकार क्या है, इनका शेप एक जैसा है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप आकृति भी हो जाएंगे। इसी तरह से एफ और जी जो हमारा वृत्त है ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों भी समरूप आकृति हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग इस त्रिभुज में भी देखें, समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे जो हमारा ए और डी जो त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज ए और समकोण त्रिभुज डी, ये क्या है, हमारा सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति में क्या होता है, समान आकार और समान माप, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप आकृति भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आकार समान है। तो इससे हम लोग को क्या निष्कर्ष मिलता है कि अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम आकृति है तो वो क्या होगा, वो समरूप आकृति जरूर होगा। अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम आकृति है तो वो समरूप आकृति अवश्य होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आकृति समरूप आकृति है, क्यों, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आई जे के और एल है, ये क्या है, समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति दोनों है। लेकिन अगर कोई आकृति समरूप आकृति है तो वो केवल और केवल समरूप होगा, सर्वांगसम आकृति हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। जैसे इस केस में दिया हुआ है, यहाँ पे चारों का आकार और माप दोनों बराबर है, इसलिए ये समरूप के साथ साथ क्या है, सर्वांगसम भी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें ई एफ जी और एच में, तो ये केवल और केवल क्या होगा, समरूप होगा। इसको फिर से समझिए अच्छे से कि अगर
कोई भी सर्वांगसम आकृति हमको दिया हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, समरूप आकृति भी जरूर होगा। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होंगे। कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृति हो सकते हैं जैसे इस वाले केस में, लेकिन हर जगह पे समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होगा। लेकिन जितने भी सर्वांगसम आकृति होते हैं वो क्या होंगे, समरूप आकृति होंगे। इसको मैं आप लोगों को लिख करके समझा देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यदि कोई आकृति सर्वांगसम आकृति है तो वे आकृति अवश्य ही समरूप आकृति होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम आकृति नहीं होती। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आकृति क्या है, आई, जे, के और एल सर्वांगसम आकृति है, तो ये क्या होगा, हमारा समरूप आकृति भी होगा। लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ क्या होती है, सर्वांगसम आकृति नहीं होती है। जैसे इस वाले केस में तो समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति हो गया है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ई और जी है, सॉरी ई, एफ, जी, एच, ये चारों क्या है, समरूप आकृति है, लेकिन ये चारों सर्वांगसम आकृति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका चारों का साइज क्या है, अलग अलग है, इनका जो माप है वो अलग अलग है। जबकि हमको सर्वांगसम आकृति में क्या बोलता है, आकार के साथ साथ में माप भी समान होना चाहिए। तो हर जगह पे जितने भी समरूप आकृतियाँ दिए होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होंगी, जबकि जितनी भी सर्वांगसम आकृति होती है वो सारे क्या हो जाएंगे, समरूप आकृति हो जाएंगे। ये आप लोगों का समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जितने भी सर्वांगसम आकृति होते हैं वो समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक समझते हैं समरूप आकृति से रिलेटेड, जिसमें हम लोग समझेंगे कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे। अब ये देखिए, ये हमारा समरूप आकृति से संबंधित बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बिना हम लोग प्रश्नावली 6.1 क्या मतलब पूरे अध्याय 6 के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, जब तक हम लोग को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। बहुभुज क्या होता है जानते हैं आप लोग, जैसे दो से ज़्यादा जिसमें भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। तो इसमें हमसे क्या कर रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी भुजा की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या तो दो त्रिभुज हो, या दो चतुर्भुज हो, या दो पंचभुज हो, या दो सप्तभुज हो, दो अष्टभुज हो, है ना। कोई भी दो समान संख्या वाले क्या होने चाहिए, बहुभुज होने चाहिए, जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो। वो समरूप कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है कि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। उनके सभी संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन बोला है उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अगर दो कंडीशन वेरी करता है कि उनके सभी संगत कोण बराबर हो रहे हैं और उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा समरूप बहुभुज हमारा कहलाएगा। अब देखिए, इसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है ABCD और दूसरा चतुर्भुज है PQRS। तो इसमें हमको क्या देखना है कि उसके संगत कोण बराबर है कि नहीं है, और इनके जितने भी संगत भुजाएं हैं उनका वो सभी क्या है, एक ही अनुपात में है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन वेरी कर रहा होगा तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप बहुभुज कहलाएगा, वरना ये समरूप बहुभुज नहीं होगा। सबसे पहले तो देखिए संगत कोण होता क्या है और संगत भुजा क्या होता है, ये इसको आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं बता देता हूँ कि संगत कोण, जैसे अगर मैं इस चतुर्भुज को उठा करके इस चतुर्भुज के ऊपर रख दूंगा तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा, जैसे कोण A किसके ऊपर आना चाहिए, कोण P के ऊपर आएगा, उसी तरह से कोण B किसके ऊपर आएगा, अगर इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे रखें तो कोण Q के ऊपर आएगा, यही ना आना चाहिए, कोण B। इसी तरह से कोण D कहाँ पे आएगा, कोण D कोण S के ऊपर आएगा, और कोण C कोण R के ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका संगत कोण हो जाता है। इसी तरह से संगत भुजा क्या होती है कि जब हम लोग इस चतुर्भुज को उठा करके इस चतुर्भुज के ऊपर रखेंगे, यानी एक आकृति को उठा करके दूसरे आकृति के ऊपर रखेंगे, तो जो भुजा जिस भुजा के ऊपर आएगी, यानी जो हमारा भुजा AB है ये कौन से भुजा के ऊपर आएगा, भुजा PQ के ऊपर आएगा। फिर जो भुजा हमारा BC है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर आएगा, भुजा QR के ऊपर आएगा। इसी तरह से जो भुजा CD है ये किसके ऊपर आएगा, RS के ऊपर आएगा। और जो भुजा हमारा DA है ये किसके ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं भुजा SP के ऊपर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। अब देखिए, हमको जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें समझिए ना, हमको संगत भुजा नहीं बोला है कि संगत भुजा बराबर होना चाहिए, कि AB बराबर होना चाहिए PQ के, हमको ये नहीं बोला है। हमको क्या बोला है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी उन जितने भी संगत भुजाएं हैं वो सारे एक ही अनुपात में होने चाहिए। यानी AB अनुपात PQ अगर हम लोग निकालें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, BC अनुपात QR के बराबर होना चाहिए। और ये
सी डी अनुपात आर एस के बराबर होना चाहिए तथा डी ए अनुपात एस पी के बराबर होना चाहिए। हमको यहाँ पे अनुपात बोला है, ना कि भुजा के बारे में बोला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला वाला कंडीशन चेक करते हैं कि इनके संगत कोण बराबर है कि नहीं। पहला वाला कंडीशन अगर हम लोग चेक करें तो कोण ए अगर देखें कितना दिया हुआ है 105 डिग्री और कोण पी भी कितना दिया हुआ है 105 डिग्री। तो ये तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है दोनों कोण, ये दोनों कितना है 105 डिग्री। लेकिन हमको क्या बोला है सभी संगत कोण, अब हमको सारा चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग कोण बी चेक करें तो कोण बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। ये दोनों कितना है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। अब अगर हम लोग तीसरा वाला कोण देखें कोण सी और कोण आर, इसका संगत कोण, तो ये कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर, दोनों 70-70 डिग्री हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसी तरह से अगर कोण डी और कोण एस देखें तो दोनों कितना है 85 डिग्री, कोण डी का संगत कोण कोण एस है और ये दोनों 85 डिग्री हैं, तो ये भी क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण एस बराबर 85 डिग्री। तो पहला वाला कंडीशन तो हम लोग का वेरी कर रहा है कि ये जो दो चतुर्भुज हमको दिए हुए हैं इन दोनों चतुर्भुज के सारे कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। लेकिन अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि इनके जितने भी भुजाएँ हैं जितने भी संगत भुजाएं हैं वो सारे एक ही अनुपात में हैं या नहीं है। तो इसका दूसरा वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, ए बी अनुपात पी क्यू। अब अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अनुपात, ए बी बटा में पी क्यू भी लिख सकते हैं, ए बी अनुपात पी क्यू को। तो ए बी हमको कितना दिया हुआ है, भुजा ए बी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, बटा में पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 3.0 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दशमलव कब लगा है, एक संख्या के बाद लगा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो अगर इसको हम लोग 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से 3 के बाद वाली जो संख्या है उसमें क्या हो जाएगा, 3 के बाद एक 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और 15 से 30 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। ये आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये आता होगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरे वाली संगत भुजा BC का संगत भुजा कौन सा है, QR है। अब इनका अनुपात देखते हैं, BC अनुपात QR, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बटा में QR लिख सकते हैं। और BC बटा में QR हमारा कितना हो जाएगा, BC दिया हुआ है 2.5 और QR कितना दिया हुआ है 5.0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.5 बटा में 5.0, यानी 2.5 को अगर हम लोग 5 से काट दिए यहाँ पे, या 5 को 2.5 से काटे तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। अभी तक तो देखिए हमारा ए बी अनुपात पी क्यू और BC अनुपात QR ये दोनों तो बराबर है, दोनों 1/2 हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला संगत भुजा देखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सभी संगत भुजाएं को चेक करना है ना, केवल एक संगत भुजा नहीं, सभी संगत भुजा हमको दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे CD अनुपात RS अगर निकालें, CD अनुपात RS, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CD बटा में RS। CD कितना दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है, बटा में RS कितना दिया हुआ है 4.8 दिया हुआ है। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 24/48। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 आ गया, इसको भी काट देंगे तो। अब इसके बाद अगर हम लोग जो हमारा आखिरी वाला जो संगत भुजा बचा हुआ है कौन सा है, DA और SP, अगर इसका हम लोग अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DA अनुपात SP, ये वाले भुजा का संगत भुजा ये है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं DA बटा में SP। DA कितना दिया हुआ है 2.1 बटा में SP कितना दिया हुआ है 4.2। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21/42, यानी ये भी कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए इसके जितने भी कोण थे संगत कोण, वो आपस में क्या है एक दूसरे के बराबर, और इनकी जितने भी संगत भुजाएं हैं वो क्या है सारे एक ही अनुपात में है। सारा का अनुपात कितना है 1/2 1/2 1/2 और 1/2 आया है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा चतुर्भुज ABCD है, ABCD वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, चतुर्भुज PQRS के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन वेरी करता है। इसको हम लोग लिख भी देते हैं। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पे कारण भी लिख दिए हैं कि चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप क्यों हैं, चूंकि ABCD व PQRS दोनों कंडीशन को पूर्ण करती है। कौन कौन सी कंडीशन, पहला तो कि सभी संगत कोण क्या है आपस में बराबर है, और दूसरा कंडीशन कि उनकी जितनी भी संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में है, इसलिए यह समरूप आकृति होगा। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और दिया हुआ है, उससे अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं कि समान भुजाओं वाली दो बहुभुज आपस में समरूप
कब होते हैं, इसको हमारे है ना, ये हमको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब दो हमको और एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, उस एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। अब देखिए फिर से हमको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो चतुर्भुज दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों समरूप चतुर्भुज हैं कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला वाला कंडीशन क्या था हमारा, पहला कंडीशन था कि इनके सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर हम कोण ए का संगत कोण देखें तो कौन सा हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। और इन दोनों कोणों का मान कितना है, यहाँ पे भी ये समकोण है और ये भी समकोण है, दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी, दोनों कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। इसी तरह से कोण बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। और दोनों कैसे कोण है, दोनों समकोण है, यानी दोनों 90 डिग्री हैं। इसी तरह से कोण सी का संगत कोण कोण आर हो जाएगा, ये दोनों भी कितने हैं, 90 डिग्री हैं। और कोण डी का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण एस, और ये दोनों भी कैसे हैं, दोनों समकोण हैं, यानी दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो ये चारों कोण जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री, और कोण डी बराबर कोण एस बराबर 90 डिग्री। ये सारे समकोण थे, तो ये तो चारों तो क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सभी संगत भुजाओं का, किसी एक संगत भुजा का नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन चेक करते हैं, क्या हो गया, जैसे संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी अनुपात पी क्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में पी क्यू लिख सकते हैं। तो ए बी बटा में पी क्यू क्या हो जाएगा, 3 बटा में 3.5, 3 बटा में हो गया ये 3.5 हो गया। क्या है कि ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर इसी तरह से हम लोग दूसरा संगत भुजा इसका बी सी और क्यू आर का अगर अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सी अनुपात क्यू आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में क्यू आर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग का देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और क्यू आर कितना दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है। अब ये 3 से ये 3 तो आसानी के साथ कट जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अब देखिए जो इसका पहला वाला संगत भुजा था वो कितना आया, 3 बट्टा में 3.5, और दूसरा संगत भुजा का अनुपात कितना आया, 1 आया। यानी ये जो दोनों चतुर्भुज दिए हुए हैं इनके दोनों यानी इनके सभी संगत भुजाओं का मान क्या है, बराबर नहीं है। इनके जितने भी संगत भुजाएं हैं वो सारे एक ही अनुपात में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चूंकि सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है अतः चतुर्भुज ए बी सी डी व पी क्यू आर एस समरूप नहीं है या नहीं होंगे। या फिर आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी व पी क्यू आर एस के सभी संगत कोण बराबर है, लेकिन चूंकि की जगह पे यहाँ पे लेकिन कर दीजिए, सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है अतः चतुर्भुज ए बी सी डी व पी क्यू आर एस समरूप नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगले वाले एग्जाम्पल में हमको यहाँ पे एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है और दूसरा चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो एक यहाँ आपको सीधा सीधा चतुर्भुज दिया हुआ है और एक ये बर्फी के आकार का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग संगत कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसीलिए कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे तिरछा घुमा दें इस तरह से, तो हमारा आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो चतुर्भुज है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसको हम लोग क्या किया, थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दिए इस क्रम में। तो ये हमारा 2.1 है, 2.1 है, ये भी 2.1 है और ये भी 2.1 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर रखेंगे तो हमको संगत कोण और संगत भुजा मिल जाएगा। यानी कोण एक किस कोण के ऊपर आएगा, कोण पी के ऊपर आएगा। कोण बी हमारा कोण क्यू के ऊपर आएगा, कोण सी कोण आर के ऊपर, और कोण डी कोण एस के ऊपर आएगा। ठीक है। और जो हमारा जो भुजा है ए बी वो किसके ऊपर आ जाएगा, पी क्यू के ऊपर, बी सी भुजा क्यू आर के ऊपर आ जाएगा। यानी ये सब क्या होगा, इसके संगत कोण और संगत भुजा हो जाएंगे। अब बच्चों लोग हम लोग इसमें क्या चेक करना है कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ना अगर इसकी भुजा को देखें, भुजा अगर ए बी और भुजा पी क्यू को देखें, तो अगर इनका हम लोग अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात। अगर हम लोग ए बी अनुपात पी क्यू, दूसरा वाला से हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ पे पहले वाले
कंडीशन से शुरू नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले कंडीशन से शुरू कर रहे हैं कि इनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो ए बी अनुपात पी क्यू अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अनुपात ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी अनुपात पी क्यू को। तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू कितना दिया हुआ है, 4:2 दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 21 और ये 42 हो गया, दशमलव हटाएंगे तो 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग बी सी अनुपात अगर क्यू आर देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, 4.2 है, यहाँ पे भी फिर सी डी अनुपात एस आर अगर आर एस देखेंगे तो ये भी 2.1 और 4.2 है। इसी तरह से अगर डी ए अनुपात एस पी देखेंगे तो यहाँ पे भी 2.1 और 4.2 है, यानी इन सभी का अनुपात क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ मैं, ठीक है। सबका अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसे कोण को देखें, इनके सभी को कोण को देखें, पहला वाला जो कंडीशन क्या कहता है कि इनके सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोण ए हमारा कितना है, 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो हमारा कोण बन रहा है वो कैसा है, समकोण है। यहाँ पे भी जो कोण बी है ये भी कैसा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, समकोण बन रहा है। कोण सी भी एक समकोण है और कोण डी भी समकोण है। ये सारा कोण हमारा क्या हो जाएगा, एक समकोण बन रहा है। यहाँ पे ये सारा क्या है, हमारा एक समकोण है। लेकिन अगर हम लोग इस वाले चतुर्भुज में देखें तो ये हमारा कौन सा कोण है, ये समकोण बन रहा है क्या, ये तो इस तरह का कोण है। यहाँ पे एक न्यून कोण है जो कोण पी है, और जो कोण क्यू है वो क्या है, अधिक कोण है। इसी तरह से कोण आर को देखें तो ये भी क्या है, एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, और कोण एस क्या है, अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से क्या दिख रहा है, हमको बड़ा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो कोण ए जो है वो हमारा कोण पी के बराबर नहीं है। इसी तरह से अगर कोण बी देखें तो कोण बी क्या है, कोण क्यू के बराबर नहीं है। और कोण सी भी हमारा क्या है, कोण सी हमारा कोण आर के बराबर नहीं है, और कोण डी भी हमारा कोण एस के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, उनका अनुपात क्या है, समान है, सभी एक अनुपात में जितनी भी संगत भुजाएं। लेकिन जितने भी कोण दिए हुए हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, समरूप आकृति नहीं होगा। इसका कारण को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कारण को लिख दिया हूँ, चूंकि उपयुक्त आकृति में दोनों चतुर्भुज के संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, किंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दी गई आकृति समरूप नहीं होगी। यही क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया है। अब इसी के साथ समरूप आकृति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद प्रश्नावली 6.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमको यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसको हम लोगों को कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उससे भरना है। यहाँ पे सही शब्द को चुन करके पहला वाला जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें कह रहा है हमसे, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांगसम या फिर समरूप क्या होते हैं बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए अगर हमको दो वृत्त यहाँ पे दे दिया होगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो इन दोनों का जो आकार है वो तो सेम है, दोनों वृत्ताकार ही हैं, इनका सेम जो शेप है वो तो सेम है। लेकिन इनका साइज़ देखें तो इनका साइज़ क्या है, अलग अलग है, छोटा बड़ा है। और सर्वांगसम आकृति का जो कंडीशन है वो क्या कहता है हमसे कि जो भी दिए गए आकृति है उनका शेप और साइज़ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एक इस साइज़ का है तो दूसरा भी इसी साइज़ का होना चाहिए। इस कंडीशन में तो ये सर्वांगसम होंगे, लेकिन इस कंडीशन में ये सर्वांगसम नहीं होंगे। जबकि इस कंडीशन में भी ये समरूप होंगे और इस कंडीशन में भी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप में हमको क्या कहता है, समरूप के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उनका शेप देखना है कि वो एक ही आकृति हो, उनका साइज से हमको मतलब नहीं है, भले ही वो बराबर हो या छोटा बड़ा हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा समरूप हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा में दिया हुआ है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप या फिर सर्वांगसम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे अगर दो वर्ग दिए हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये तो सर्वांगसम होगा नहीं, ये क्या होगा, ये समरूप ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हम लोग समरूप लिख देंगे। अब तीसरे वाले ब्लैंक्स में हमसे कह रहा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु। इसको आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, समद्विबाहु भराएगा या फिर समबाहु भराएगा। कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो इसका देखिए, इसका जो उत्तर होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझते हैं। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा त्रिभुज की बराबर हो। यहाँ पे हम लोग दो समबाहु त्रिभुज अगर बना लें, मान लेते हैं ये और ये भुजा बराबर है, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से इसमें मान लेते हैं ये और ये भुजा बराबर है, ये भी हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज।
तो इसमें देखिए इसका जो आकृति है ये कैसा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये इससे अलग है। अब इन दोनों का शेप क्या हो गया, अलग हो गया, इनका आकार अलग हो गया। भले ही ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इनका आकार क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे समरूप आकृति नहीं कहलाएंगे। समरूप आकृति में कंडीशन क्या है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों इस तरह से हों या तो दोनों इस तरह के हों, ये भी एक समद्विबाहु और ये भी समद्विबाहु, तब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप होंगे। या फिर दोनों क्या हो, दोनों इस तरह के हों, एक ये हो और दूसरा ये हो, तब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। लेकिन अगर कंडीशन में हमको कुछ इस तरह का आ जाता है, आकृति दिया हुआ तब, और दोनों क्या है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है, तब तो ये समरूप नहीं होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज बनाएं, मान लीजिए ये और ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। भले ही इनका साइज क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, यानी एक समबाहु त्रिभुज हमारा इस साइज का हो और दूसरा समबाहु त्रिभुज हमारा इस साइज का हो, इससे हमको मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएंगे, हमें समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समरूप में क्या मांगता है, हमेशा शेप बोला जाता है, यानी उसका आकार पूछा जाता है कि उसके अगर आकार एक जैसे हैं तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, इसमें हम लोग समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसका जो चौथा वाला रिक्त स्थान है इसमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसमें हमसे कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, इसको भी हम लोग तुरंत पढ़े हैं तो कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो या फिर समानुपाती हो। तो पहले वाले में क्या भरा जाएगा, बराबर भरा जाएगा। तथा दूसरा कंडीशन क्या कहता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे, दूसरे वाले में समानुपाती भर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृति और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समरूप आकृति का हम लोग को दो अलग अलग उदाहरण देना है। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो एक मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग हो गया है और दूसरा हमारा ये वर्ग हो गया। भले ही साइज में दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आकृति दोनों का क्या है, एक जैसा है, दोनों का शेप एक जैसा है। तो ये क्या हो गया, समरूप आकृति हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग दो वृत्त बना लें, एक मान लीजिए हमारा ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है, इन दोनों का साइज भले ही क्या है, अलग अलग है, लेकिन शेप एक जैसा है। माप भले ही अलग अलग है, लेकिन इनका आकार क्या है, एक जैसा है, दोनों वृत्ताकार है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप आकृति का ये हो गया। दो एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दो ही बोला है। अब यहाँ पे देखिए ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप कब नहीं होती है, जब उनका आकार यानी उनका शेप एक जैसा नहीं होता है। तो इसका हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में बनाते हैं। जैसे एक हम लोग स्क्वायर बना दिए और दूसरा है त्रिभुज बना लिए। अब ये दोनों का आकार तो एक जैसा है नहीं, शेप, इसलिए ये समरूप भी नहीं होंगे। और दूसरे में हम लोग बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं और दूसरा वर्ग बना देते हैं। आप लोग अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे मैं बनाया है वही बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे त्रिभुज भी दो बना सकते हैं, या दो समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं, कुछ भी आप लोगों का जो मन हो। यहाँ पे भी आप लोग इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पे एक चतुर्भुज PQRS है और दूसरा चतुर्भुज ABCD है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिए। अगर खुद से आप लोग सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे, तब आप लोग वीडियो को देखिएगा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो को देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमको दो चतुर्भुज दिया हुआ है, एक है PQRS और दूसरा है ABCD। अब अगर इसमें हम लोग संगत भुजा को देखें तो संगत भुजा दोनों का क्या, दोनों चतुर्भुज में इनकी जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे PQ अनुपात AB अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ बटा में AB। PQ कितना दिया हुआ है 1.5 और AB कितना दिया हुआ है 3। 1.5 से 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1.5 है, यहाँ 3 है, 1.5 3 1.5 और 3, यानी जितनी भी संगत भुजाएं हैं वो कितना है, इस वाले चतुर्भुज में 1.5 है और इस वाले चतुर्भुज में कितना है 3 है। तो इसका अनुपात हर सबका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग दोनों चतुर्भुज के अगर कोणों को देखें तो अगर इस चतुर्भुज के कोण को देखें तो सब कोण कितना है, ये समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, यानी ये जितना भी है ये सारा कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और
ये भी 90 डिग्री। लेकिन अगर इस वाले आकृति में हम लोग देखें, इस वाले चतुर्भुज में, तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोण कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे भी कोण कुछ इस तरह से बन रहा है, ये भी हमारा कोण कुछ इस तरह से है और ये भी कोण इस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोण क्या है? आपस में बराबर नहीं है, जबकि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो हम लोग का ये जो दोनों चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा? समरूप नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि दी गई आकृति में सभी संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, जो आकृति है इनमें सभी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज PQRS व ABCD समरूप नहीं है या नहीं होंगे। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोगों को MD सर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अब बहुत जल्द हम लोग प्रश्नावली 6.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।